ब्रेनिकाइस कल की तैयारी आज से। नमस्कार दोस्तों, ब्रेनियक आईएएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है निखिल दुबे और जैसा हमारी साइंस एंड टेक की लेक्चर सीरीज चल रही थी, तो इस लेक्चर सीरीज में अभी तक हमने ऑर्बिट्स को देख लिया था। अब आज के लेक्चर में हम बात करेंगे भारत के सैटेलाइट सिस्टम्स की और वेरियस स्पेस मिशंस की। तो उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारा फ्री फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, आप उसको जाके देखिए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सैटेलाइट से आप क्या समझते हैं? तो हम कह सकते हैं सैटेलाइट एक ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है स्पेस में जो उससे बड़ी बॉडी या हेवनली बॉडी के अराउंड मूव कर रही है अपनी एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, तो उसको हम सैटेलाइट कह सकते हैं। तो ये सैटेलाइट भी दो तरीके की हो सकती हैं, जैसे नेचुरल सैटेलाइट हो सकती है और आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट्स का एग्जांपल है जैसे जो हमारे अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है मून, तो मून इज अ एग्जांपल ऑफ नेचुरल सैटेलाइट। जबकि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का एग्जांपल है इनसाट, अर्थ ऑब्जर्वेटरी या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स या नेविगेशन सैटेलाइट्स जैसे इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम और गगन भी है जो नेविगेशन सैटेलाइट्स है भारत की। और वेरियस स्पेस मिशन है जैसे चंद्रयान, मंगलयान, एस्ट्रोसैट और आदित्य L1। ये वेरियस स्पेस मिशंस हैं भारत के इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए। और हमारे यहाँ स्पेस से रिलेटेड सारे काम इसरो देखता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो अब इन सैटेलाइट्स का वेरियस पर्पस के लिए यूज होता है, नेविगेशन, कम्युनिकेशंस, रिमोट सेंसिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, काफी पर्पस के लिए यूज होता है। और जो आजकल हम डेली अपने इंटरनेट सर्फिंग कर रहे हैं या जो इंस्टाग्राम चला रहे हैं या जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं रिलेटेड टू इंटरनेट, किसी से कॉल पे बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं, जैसे 100 साल पहले किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी कि हम एक जगह से हजारों किलोमीटर दूर लोगों को सामने से देख सकेंगे और उनसे बात कर सकेंगे। तो ऐसी भी टेक्नोलॉजी आई और न जाने भविष्य में क्या क्या टेक्नोलॉजी आ जाएंगी। और बदलाव तो प्रकृति का नियम है और जैसे जैसे समय बदलेगा नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहेंगी। अभी हमने जो सोचा ना हो सकता है वो भी हो सकता है आगे को देखने को मिले हमको। और जैसे पहले के समय में भी लोगों ने सोचा नहीं हुआ कि ऐसा वाहन बन जाएगा जिससे हम एयर ट्रेवल कर सकेंगे और एक स्थान से दूसरे स्थान में कुछ घंटों में पहुंच जाएंगे। और आज के समय में एरोप्लेन से हम एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक भी जा सकते हैं। और ये जो सफर है उसको काफी इजी कर दिया और इसकी वजह से जो लोगों का एक दूसरे से मिलना हुआ और वेरियस टेक्नोलॉजीज का इजाद हुआ, आइडियाज एक्सचेंज हुए। सो टेक्नोलॉजी ने जो हमारी सभ्यता है, मानव सभ्यता के विकास में एक अहम भूमिका निभाई है साइंस और टेक्नोलॉजी ने। तो हम बात करते हैं नेविगेशन सिस्टम की। नेविगेशन सिस्टम जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक है ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम और दूसरा होते हैं रीजनल नेविगेशन सिस्टम। ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम जैसे जीपीएस जो ग्लोबली वर्क करता है विदाउट एनी बाउंडेशंस, उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं। जैसे जीपीएस है जो यूएसए का ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है, रशिया का अपना ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है जिसको ग्लोनेस बोलते हैं, चाइना का बाइडू है, यूरोपियन यूनियन का ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है गैलीलियो। अब आते हैं रीजनल नेविगेशन सिस्टम में। रीजनल नेविगेशन सिस्टम बेसिकली ऑपरेट करते हैं विद इन द टेरिटोरियल लिमिट ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। और जैसे कुछ रीजनल नेविगेशन सिस्टम के एग्जांपल, जैसे भारत ने भी अपना रीजनल नेविगेशन सिस्टम बना दिया है, जैसे इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम और नाविक नेविगेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टलेशन, ये भारत का रीजनल नेविगेशन सिस्टम है। और जापान का भी अपना रीजनल नेविगेशन सिस्टम है जिसको हम क्वाजी जेनिथ के नाम से जानते हैं। तो अब इसी रीजनल नेविगेशन सिस्टम की बात करते हैं, नाविक या नेविगेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टलेशन। इस नाविक में 7 सैटेलाइट्स हैं जो भारत में नेविगेशन में मदद करती हैं। इन 7 सैटेलाइट्स में से 3 सैटेलाइट्स जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में हैं और 4 सैटेलाइट्स हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में। और ये जो नाविक है इसमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है IRNSS, जिसको हम इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बोलते हैं। और इस IRNSS को हम भारत का जीपीएस या जीपीएस ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। सो ये जो नेविगेशन सिस्टम है, नाविक है, ये वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो इन सर्विसेज को हम डिवाइड कर सकते हैं सिविलियन सर्विसेज और रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज। अब सिविलियन सर्विसेज वो सर्विसेज जो भारत के आम जन को प्रोवाइड करें, और रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज जैसे
जो डिफेंस पर्पस के लिए या गवर्नमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, दे कम अंडर रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज। और ये जो IRNSS है, ये भारत के साथ साथ भारत के 1500 किलोमीटर के इर्द गिर्द में भी काम करता है। सो दिस IRNSS विल प्रोवाइड सर्विसेज विद इन द टेरिटोरियल लिमिट ऑफ इंडिया एज वेल एज 1500 किलोमीटर बियॉन्ड आवर लिमिट्स। अब जानते हैं इस जो रीजनल नेविगेशन सिस्टम है उसके क्या क्या एप्लीकेशन है। तो इसका यूज होता है सबसे पहले टेरेस्ट्रियल, एरियल एंड मराइन नेविगेशन में। दूसरा डिजास्टर मैनेजमेंट में इस नेविगेशन सिस्टम का काफी महत्वपूर्ण यूज है। और व्हीकल ट्रैफिक एंड फ्लीट मैनेजमेंट में। और जो मोबाइल फोन्स में इसका इस्तेमाल होता है कम्युनिकेशन पर्पस के लिए या वेरियस मोबाइल फोन्स को इंटीग्रेट करने के लिए। फॉर नोइंग प्रिसाइज टाइमिंग दिस रीजनल नेविगेशन सिस्टम इज यूज्ड। मैपिंग एंड जियोडेटिक डाटा कैप्चर करने के लिए भी हम यूज करते हैं। टेरेस्ट्रियल नेविगेशंस के लिए यूज किया जाता है बाय हाइकर्स एंड ट्रेवलर्स। और विजुअल एंड वॉइस नेविगेशन के लिए भी इस नाविक का इस्तेमाल होता है। फिर अब आते हैं गगन सिस्टम पर। आपने नाम सुना होगा, गगन क्या है? गगन इज अ GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। और ये जो गगन है, इट इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एज वेल एज इसरो। और ये गगन है, ये बेसिकली सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है जिसको इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलकर बनाया है। इसमें वेरियस सैटेलाइट्स का यूज हुआ है जैसे GSAT-8, GSAT-10 और GSAT-15। ये कुछ सैटेलाइट्स हैं जो गगन सिस्टम में यूज की गई हैं। और ये गगन सिस्टम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है इन इंडियन ओशन रीजन, मेनली वेस्ट में अफ्रीका से ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया तक पूरे स्ट्रेच को ये गगन कवर करता है। तो अब जानते हैं कि ये गगन कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये भी दो तरह की सर्विस प्रोवाइड करता है। एक तो एविएशन सर्विसेज, चूंकि इसको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलकर बनाया, और दूसरी एक्सटेंडेड या सिविलियन सर्विसेज। एविएशन सर्विसेज जैसे फॉर बेटर एयर ट्रैफिक सर्विसेज, ये डायरेक्ट रूट्स प्रोवाइड करता है फ्लाइट्स को, एरोप्लेन्स को, जिससे जो फ्यूल है वो भी काफी सेव होता है। और दिस गगन प्रोवाइड सीमलेस, सेफ एंड सिक्योर्ड सर्विसेज इन ऑल वेदर कंडीशंस। अब जानते हैं कि जो सिविलियन सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करता है ये गगन। पहला तो ये प्रोवाइड करता है इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिससे जो रश है, ट्रैफिक है, वो कम हो। और फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और ये जो हाईवेज हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, इनके मैनेजमेंट में भी और सुपरविजन्स की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं गगन के द्वारा। और दिस गगन ऑल्सो प्रोवाइड फ्रेट मैनेजमेंट सर्विसेज, और शिप नेविगेशन में इस गगन का काम आता है। एंड दिस गगन इज प्रोवाइडिंग नेविगेशन सपोर्ट टू इंडियन रेलवेज। और ये जो रीजनल नेविगेशन सिस्टम है, गगन है, नाविक है, इसको लॉन्च करके भारत चौथी कंट्री बन गई है जिसके पास सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है। अभी तक US है, यूरोपियन यूनियन और जापान के पास ही अपना नेविगेशन सिस्टम था, बट अब भारत पे भी अपना जो सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है। और इस गगन ने और रीजनल नेविगेशन सिस्टम ने भारत की जो एविएशन सेक्टर है उसको काफी अच्छा पुश प्रोवाइड किया है, और जो एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है ये रीजनल नेविगेशन सिस्टम। और ये डिफरेंट तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है टू अवर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एज वेल एज वेरियस सर्विसेज टू गवर्नमेंट एंड सिटीजन ऑफ इंडिया। अब कुछ और महत्वपूर्ण सैटेलाइट्स की बात करते हैं जैसे GSAT-11। GSAT-11 इज द इंडियाज हेवीएस्ट एंड लार्जेस्ट सैटेलाइट। ये इंडिया की सबसे हेवी और लार्जेस्ट सैटेलाइट है। और ये GSAT-11 बेसिकली इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और जो इंटरनेट स्पीड है GSAT-11 से वो 16 Gbps तक बढ़ गई है। दिस GSAT-11 इज सपोर्टिंग डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, और ये जो गवर्नेंस है उसको इम्प्लीमेंट करने में भी ये काफी अहम भूमिका निभा रहा है, क्योंकि जो दूर दराज के इलाकों में भी GSAT-11 की मदद से जो इंटरनेट सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड हो रही हैं। आजकल आप देख रहे होंगे कि गांवों में भी इजीली इंटरनेट अवेलेबल है और इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं, जो बाहर की दुनिया से भी कनेक्ट हो रहे हैं, और वो उनको पता है कि क्या घट रहा है देश में। वरना यूजुअली क्या होता था, ये जो इलाके रहते थे वो कटे हुए रहते थे, उनको ज्यादा खास पता नहीं रहता था कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। बट अब जो गवर्नेंस है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है, इसकी मदद से जो गांव के दूर दराज के इलाके हैं उनमें भी काफी अच्छी इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं।
और भारत सरकार का भारत नेट प्रोजेक्ट भी है फॉर प्रोवाइडिंग इंटरनेट सर्विसेज। तो इसकी मदद से लोगों को काफी कन्वीनियंस हुई है, लोग इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं और उनके इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है ये भारत नेट प्रोजेक्ट और इंटरनेट सर्विसेज दैट इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अगली सैटेलाइट आप के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है GSAT-3, जिसको हम एजुकेशनल सैटेलाइट के नाम से भी जानते हैं या शॉर्ट में इसको एडुसैट बोल सकते हैं। ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है जैसे एजुकेशनल सर्विसेज, टेली हेल्थ, टेली मेडिसिन एंड अदर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ दिस GSAT-3। अब एक और सैटेलाइट आती है जिसका नाम है GSAT-29। ये कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है इन नॉर्थ ईस्ट एज वेल एज जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में, जहाँ पे कम्युनिकेशन समस्या थी। बट इस GSAT-29 ने काफ़ी जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी सहज कर दिया है इन इलाकों में, क्योंकि ये इलाके एक तरीके से पहाड़ों पे बसे हुए हैं, कटे हुए इलाके हैं देश से। पहले के समय में यहाँ पे जो कम्युनिकेशन सर्विसेज थी वो टोटली ठप थी, कोई अच्छी कम्युनिकेशन सर्विसेज नहीं थी। बट विद द लॉन्चिंग ऑफ GSAT-29 इन दिस एरिया कम्युनिकेशन सर्विसेज आर प्रोवाइडेड। और ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं ये काफ़ी सर्विसेज इंश्योर कर रही हैं, जैसे वॉइस एंड विजुअल कम्युनिकेशन आज के समय में बहुत आसान हो गया है, डाटा ट्रांसफ़र काफ़ी आसान हो गया है। हम टेलीग्राम, व्हाट्सएप और जाने क्या क्या डाटा ट्रांसफ़र मैकेनिज्म है उससे एक जगह से दूसरे जगह डाटा को इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट। और इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं इन कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की मदद से। तो चलिए आप जानते हैं वेरियस कुछ इंपॉर्टेंट स्पेस मिशंस, जैसे आदित्य L1। ये जो आदित्य L1 है ये भारत का पहला डेडिकेटेड सैटेलाइट सिस्टम है फॉर सन। और इस आदित्य 1 का टोटल वेट है लगभग 400 किलो। और ये जो आदित्य L1 है ये जॉइंट वेंचर है ऑफ इसरो एज वेल एज अदर फिजिक्स इंस्टीट्यूट जो नेशनली और इंटरनेशनली काम कर रहे हैं। और इस आदित्य L1 का ऑब्जेक्टिव है जो सन का कोरोना है उसको स्टडी करना, सन के एटमॉस्फेयर को स्टडी करना, सोलर फ्लेयर्स को जानना, क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर को स्टडी करना, जिससे जो सन की इंफॉर्मेशन और अच्छे से मिल सके हमको। और ये जो सन स्पॉट्स हैं उनका अर्थ पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है उनको और अच्छे से जान लें। सोलर फ्लेयर्स जो सन एमिट कर रहा है उनसे इंफॉर्मेशन मिल सके। तो इसके लिए मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया था भारत ने। और ऐसे ही आदित्य L1 के सिमिलर नासा का मिशन है पार्कर सोलर प्रोब। दिस इज नासास मिशन टू प्रोब द सन, या सन के बारे में जानने के लिए नासा का मिशन है पार्कर सोलर प्रोब। अब एक और मिशन है भारत का इंपोर्टेंट जो था चंद्रयान 1, जिसको लॉन्च किया गया था PSLV रॉकेट की मदद से। जो हमने लास्ट क्लासेस में कुछ में जब रॉकेट सिस्टम जाना था तब PSLV रॉकेट को भी बहुत अच्छे से समझा था। तो ये चंद्रयान 1 है, ये भारत का पहला मिशन था टू मून। इट इज इंडियाज फर्स्ट मिशन टू मून। और इस चंद्रयान 1 की मदद से भारत टारगेट कर रहा था साउथ पोलर रीजन ऑफ द मून। और भारत ये दुनिया को बताना चाहता था कि जो मून का साउथ पोलर रीजन है वहां पे पानी एग्जिस्ट करता है। फिर भारत ने उसके बाद मून को और जानने के लिए चंद्रयान 2 लॉन्च किया, जिसमें रॉकेट का यूज किया गया था, वो थी GSLV, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। और इस चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर थे। और ये चंद्रयान 2 पार्शियली सक्सेसफुल मिशन था, क्योंकि इस चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग हुई थी, जिसकी वजह से लैंडर और रोवर थे वो डिस्ट्रॉय हो गए थे। बट जो ऑर्बिटर था वो स्टिल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहा था कुछ समय तक। और इस चंद्रयान 2 की मदद से भारत को चांद का या चंद्रमा का या मून का जो साउथ पोलर रीजन है उसको ही टारगेट कर रहा था, क्योंकि ये जो साउथ पोलर रीजन है मून का वो डार्केस्ट पार्ट है जिसको ज्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पे जो सनलाइट है वो सिर्फ 14 दिन के लिए ही अवेलेबल रहती है और इसके बारे में हमें ज्यादा कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर भारत ने और जानने के लिए, क्योंकि ये जो चंद्रयान 2 था वो फेल हो गया था, तो फिर चंद्रयान 3 लॉन्च किया और ये चंद्रयान 3 सक्सेसफुल रहा। और चंद्रयान 3 की मदद से भारत ने सक्सेसफुली मून पे लैंड किया एंड इंडिया लैंडेड ऑन परमानेंटली शेडोड रीजन। जो मून का परमानेंटली शेडोड रीजन था जहां पर सन की रोशनी नहीं पड़ती थी, वहां पे लैंड किया और वेरियस इंफॉर्मेशंस इसरो को दी। हमारा जो प्रज्ञान रोवर था वो चंद्रमा की सतह पर गया, उसने वेरियस इंफॉर्मेशन इसरो को दी। और इस चंद्रयान 3 में भारत टारगेट कर रहा था कि जैसे प्रज्ञान रोवर है और जो पेलोड है उसमें AI रोबोट्स का यूज करें, जिससे जो और प्रिसाइज इंफॉर्मेशन मिल सके चंद्रमा की या मून की।
एंड इस चंद्रयान 3 से जो भारत ने सक्सेसफुली लैंड कर लिया, तो इससे भारत चौथी कंट्री बन गई है जिसने चंद्रमा पर सक्सेसफुली लैंड किया है। पहले यूएसए और रशिया और चाइना ने सक्सेसफुली लैंड कर लिया था ऑन मून। तो ये थे हमारे मून के लिए कुछ इंपोर्टेंट स्पेस मिशंस। अब बात करते हैं मंगलयान की। मंगलयान इज द चीपेस्ट स्पेस मिशन, और जैसा इसरो जानी जाती है कि वो चीप और प्रिसाइज सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जानी जाती है। और मंगलयान का फुल फॉर्म है मार्स ऑर्बिटल मिशन। इसका उद्देश्य था टू स्टडी द मार्शियन एटमॉस्फेयर, और जो मार्स प्लेनेट है उसकी मैपिंग के लिए, उसमें से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए इसरो ने मंगलयान मिशन को लॉन्च किया था। और काफी इंफॉर्मेशन मार्स के एटमॉस्फेयर की और मार्स की सतह की इसरो को मिली इस मंगलयान की मदद से। फिर अगला स्पेस मिशन है जो हमारे लिए इंपोर्टेंट है, दैट इज एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट इज इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट। इसका वेट था लगभग 1515 किलो, और इस एस्ट्रोसैट में मिनिएचर हबल टेलीस्कोप का यूज किया गया है, जिससे जो एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज हैं उसको और अच्छे से किया जा सके। एंड दिस एस्ट्रोसैट हैज अ कैपेसिटी टू विजुअलाइज मल्टीपल ऑब्जेक्ट एट अ टाइम, क्योंकि इसमें मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेटरी का यूज किया गया है। इस मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेटरी की मदद से जो एस्ट्रोसैट है वो एक्सरे, विजिबल लाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट तीनों में देख सकता है। सो एट अ टाइम दिस कैन विजुअलाइज मल्टीपल वेवलेंथ एंड मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम। अब बात करते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम की। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम को हम अर्थ ऑब्जर्वेटरी सिस्टम भी बोला जाता है, क्योंकि इसका मेन काम होता है कि अर्थ को ऑब्जर्व करना, अर्थ के सर्वे करना, मैपिंग करना, और जो अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको जानना, अर्थ की टोपोग्राफी को जानना। तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इज यूज्ड फॉर मैपिंग द अर्थ और नोइंग अबाउट द अर्थ। तो रिमोट सेंसिंग के लिए वेरियस टूल्स का यूज किया जाता है, जैसे पैराशूट बलून्स, एरोप्लेन से भी रिमोट सेंसिंग की जाती है, हेलीकॉप्टर्स की मदद से, सैटेलाइट्स, ड्रोन्स की मदद से रिमोट सेंसिंग की जाती है। और इस रिमोट सेंसिंग में हम यूज करते हैं सोनार का, साउंड नेविगेशन रेंजिंग, रेडार, रेडियो डिटेक्शन रेंजिंग, लेडार, लाइट डिटेक्शन रेंजिंग, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग। तो इससे जो इंफॉर्मेशन है वो काफी प्रिसाइज मिलती है, और जो डाटा मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है, जिससे जो पर्टिकुलर रीजन है और एरिया है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में और जान सकें, जिससे वहां के लिए जो स्कीम्स लाई जा सकें उसके अनुरूप, जैसे वहां की प्रकृति है। तो इस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का यूज होता है एग्रीकल्चर में, जिससे सॉइल मैपिंग की जा सके कि कौन सी फसल वहां पे अच्छे से होगी, क्रॉप एस्टिमेशन की जा सके कि इस साल लगभग कितना पैदावार होगा, ये जाना जा सके कि कितने एरिया में क्रॉप जोन है। और जो इंश्योरेंस के लिए, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसमें भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का यूज किया जाता है। और इस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का फॉरेस्ट में भी यूज किया जाता है, एरिया ऑफ फॉरेस्ट को जानने के लिए, वाटर रिसोर्सेज के लिए यूज किया जाता है, ग्राउंड वाटर लेवल्स को जानने के लिए, ग्राउंड वाटर की एग्जैक्ट लोकेशन को जानने के लिए, वाटरशेड मैनेजमेंट में, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का यूज होता है। और बायोडाइवर्सिटी में भी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टडीज के लिए, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी के जानने के लिए, एनिमल ट्रैकिंग के लिए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का यूज होता है। जैसे आपको पता है कि कूनो पालपुर नेशनल पार्क में चीता छोड़े गए थे, जिसमें ट्रैकर लगाया गया था कि चीता कहाँ मूव कर रहे हैं, तो वो भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स की मदद से पॉसिबल था। ओशियन में भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का यूज होता है फॉर नोइंग अबाउट ओशियन, फाइटोप्लैंक्टन डिपॉजिट्स को जानने के लिए, फिशिंग जोन्स को जानने के लिए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का यूज किया जाता है। जेमिनी डिवाइस में किया जाता है, अभी जेमिनी डिवाइस हम जानेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का काफी यूज है, सुनामी वगैरह को जानने के लिए, कहाँ डिजास्टर हुआ है या कहाँ चांसेस हैं डिजास्टर के, ये सब हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स की मदद से जान सकते हैं। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स की मदद से। जनरली इन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स में जो विजिबल रीजन है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसका यूज किया जाता है। बट अब जैसी जैसी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, अब इसमें हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग पेलोड को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जिससे विजिबल के साथ साथ इंफ्रारेड रीजन में भी जो इमेजेस हैं वो मिल सकें, जिससे और अच्छे से स्टडी हो सके किसी भी चीज की। तो हम जेमिनी डिवाइस की बात कर रहे थे। जेमिनी डिवाइस का फुल फॉर्म है गगन एनेबल्ड मराइनर्स इंस्ट्रूमेंट फॉर नेविगेशन एंड ओशियनिक इंफॉर्मेशन। ये जॉइंट वेंचर है इसरो और इनकॉइस। इनकॉइस क्या है? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन स्टडीज। इनका जॉइंट वेंचर है जेमिनी डिवाइस। इससे
जो ओशियन में नेविगेशन के लिए, ओशियन की अलग अलग इंफॉर्मेशन के लिए ये जेमिनी डिवाइस का यूज किया जाता है। इससे पोटेंशियल फिशिंग जोन्स को हम जान सकते हैं बेस्ड ऑन क्लोरोफिल डाटा ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स, जो सी एंड ओशनिक चेंजेस के बारे में, बाउंड्रीज, ओशनिक बाउंड्रीज हैं जो अलग अलग देशों के, उसके बारे में हम इस जेमिनी डिवाइस की मदद से जान सकते हैं। और जो पायरेट्स का थ्रेट है उसकी भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है इस जेमिनी डिवाइस की मदद से। तो दोस्तों ये थी भारत के कुछ सैटेलाइट्स और स्पेस मिशन। आई होप आपको समझ आए होंगे और आपको क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी। थैंक यू। दिस इज फ्रॉम ब्रेनियक आईएएस। हम आपकी यूपीएससी की तैयारी में आपके साथ खड़े हैं और आप अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको कोई क्वेरी से आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। नहीं तो आप ब्रेनियक IAS 64@gmail.com पे